स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का सेकंड चैप्टर का जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको आज क्लियर कर लेंगे। इसके पहले आपको फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न उत्तर आपको वीडियोज में मिल जाएगा, आप उसे देख करके नोट कर लें। और आज आइए हम सेकंड चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। जितना भी इसमें प्रश्न उत्तर होंगे वह टोटल क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, विष के दांत, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए खोखा सेन साहब का बेटा था, वह अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा लिया था, तो उसे सब प्यार दुलार करते थे। वह काम भी बिगाड़ देता था तो उसे इंजीनियर बनने की सपना देखते थे, है ना। तो इस तरह से वह प्रकृति के नियम का भी अपवाद था और घर के स्वाभाविक रूप में भी वह क्या था, अपवाद था, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। जाहिर सी बात है, अमीर आदमी थे, 5 बेटियों के बाद वह जन्म लिया था, ढलती उम्र में जन्म लिया था, तो वह आंखों का तारा था। इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। जो सेन साहब की पत्नी थी खोखा को काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा प्रकृति के नियम का अपवाद है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खोखा किसके नियम का अपवाद है, प्रकृति के नियम का अपवाद है, क्योंकि वह अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था। इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि सेन साहब जो है कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। तो सेन साहब कासू को इसलिए विद्यालय नहीं पढ़ने भेजते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि हम उसको बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाएं, समझ गए। और वह आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल मानते थे, इसीलिए कासू को क्या करते थे, स्कूल नहीं भेजते थे और उसके लिए एक बढ़ई को बुला करके घर पर ही रख दिए थे कि ताकि कुछ ठोक ठाक का काम सीख ले, है ना। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। तो इसीलिए वह क्या करते थे, कासू को मना कर दिए थे कि तुमको स्कूल नहीं जाना है, तुमको इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाएंगे, तुम बढ़ई के साथ काम करो, ठोक ठाक का काम सीख लो ताकि अभी से ही तुम्हारा हाथ उस पर बैठ जाए, है ना। ये आजकल के पढ़ाई सब फिजूल की बातें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें, ठीक है। कहता है कि विष के दांत शीर्षक जो है इस कहानी का आखिर नायक कौन है। तो देखिए इस कहानी का नायक मदन होना चाहिए, है ना, क्योंकि मदन जो है अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, समझ में आया कि नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है, समझ गए। तो हम इसको उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे
अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। देखिए मदन अपने पिता जी का भी आंख खोल देता है ना। तो इस तरह से मदन जो है क्या हो गया, कहानी के नायक हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी सार्थकता इसका क्या है, विष के दांत शीर्षक के आखिर कहाँ तक यह सार्थक है, इसको हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर होगा, कहानी का शीर्षक है विष के दांत। कहानी का शीर्षक क्या है, विष के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। जैसा कि आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहानी की शुरुआत जो है अमीरों से होती है, अमीरों के अहंकार से होती है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने विष के दांत कहा है। अमीर का जो अहंकार है उसको लेखक ने क्या कहा है, विष के दांत कहा है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब क्या थे, एक अमीर व्यक्ति थे। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को अपेक्षा की भाव से देखते थे और उसके पिता को अपमानित करते हैं। समझ गए कि नहीं। तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। देखिए सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे, तो वह अपने बेटे को नहीं डांटते थे, बल्कि उसे कहते थे कि यह इंजीनियर बनेगा, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है ना। तो मदन को पिटवाते थे उसके पिता से कह करके। फिर आगे है, कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत को तोड़कर लिया है। देखिए आपको पता होगा जब लट्टू नचाने का काम होते रहता है, यानी मदन जब लट्टू खेलते रहता है, नचाते रहता है, तो वहाँ पे जो है कासू पहुँचता है और जिद करता है कि हम भी खेलेंगे लट्टू। तो मदन क्या करता है, वह मतलब लड़ाई कर देता है और उसको दांत तोड़ के बैठा देता है। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्दन करना है, यानी उसके अहंकार को तोड़ना है। इसीलिए कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल सार्थक है। यानी अतः हम कह सकते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है विष के दांत, लेखक ने बहुत उचित नाम दिया है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसके जरिए कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। साथ ही मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमता के बारे में बताना चाहता है। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। ठीक है, देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है। देखिए सीधा सा मतलब है, कहानीकार हमें बताना चाहते हैं मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर आप गरीब हैं, कोई अमीर है, तो गरीब पर अगर अमीर व्यक्ति अत्याचार कर रहा है तो उसका आप विरोध कीजिए, इसका विरोध करना बिल्कुल पाप
नहीं है। साथ ही मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहता है। कहता है कि एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता है, देखिए यही असमानता है। जब गरीब बच्चा गाड़ी को छुए तो वह क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एगो अमीर ज्यादा के लड़का अगर गाड़ी को छूता है तो वह क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो यह क्या है, असमानता है ना। तो इसी के विरोध करना जो है बिल्कुल सही है, सार्थक है ना। यही हमें कहानीकार बताना चाहते हैं कि अगर आप पर अत्याचार होता है तो आप उसे विरोध करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, कहता है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। तो कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। देखिए कासू कैसा था, समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है ना। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। देखिए दोस्तों, कासू का जो चरित्र है, कासू का चरित्र जो है बिल्कुल अहंकार से भरा हुआ है, क्योंकि वह 5 बहनों के बीच में पला बड़ा है ना। तो इसीलिए उसको लोग ज्यादा दुलार प्यार करते हैं, इसलिए उसका मन जो है चढ़ गया है, शौक बन गया है ना। घर में सब खंडा बिगाड़ देता था तो लोग उसे डांटने की बजाय उसे इंजीनियर बनना देखना पसंद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे लेखक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब के परिवार में 5 लड़की थी, एक लड़का खोखा था, है ना। तो वहां पे लिंग के आधार पर वहां पे भेदभाव किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि लड़की थी और लड़का था। लड़का को छूट मिलता था, लड़की को वह काम करने से मना किया जाता था, है ना। तो यही के बारे में हम अपने शब्दों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, यानी वर्णन करने के लिए लेखक बोल रहे हैं। तो आइए अपने शब्दों में इसे कैसे देंगे, लिखेंगे। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा है। ठीक है, देखिए 5 लड़की थी तो लड़की के लिए अलग व्यवस्था था, अलग शिक्षा था, अलग नियम था, और लड़का के लिए अलग था। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। देखिए इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। चलिए आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचता तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का भी मन खेलने के लिए मचल गया। खेल का नेता मदन, जो उसके द्वारा अपमानित हुआ, उसे खेलने नहीं दिया। इस पर कासू ने मदन को एक घूंसा मारा। ठीक है, फिर मदन ने भी उसे मारकर उसे घर पहुंचा दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमजोर नहीं होता। गरीब का बच्चा भी कमजोर नहीं होता, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। देखिए मेन कासू और मदन के झगड़े का कारण तो लट्टू का खेल था। लट्टू का खेल खेल रहे थे खोखा अपने मोहल्लों के लड़के के साथ, है ना।
तो लड़के के साथ लट्टू का खेल खेल रहे थे। उसी समय वहाँ पे कासू पहुँच जाता है, यानी सेन साहब का खोखा पहुँच जाता है और लट्टू को खेलते देख इसका भी दिल मचल जाता है। तो यह कहता है उस सब लड़का से कि हम भी खेलेंगे लट्टू। तो जो है मदन जो है उसे मना कर देता है, बोलता है कि तुम महल वाले हो, हम झोपड़ी वाले हो, यानी कौवे के झुंड में हंस क्यों आ गए। तो इस तरह से जो कासू था वह बिगड़ा हुआ लड़का था, शोख लड़का था, बात नहीं सुना और मदन को जो है एक घूंसा मार दिया। आओ न ताओ देख करके मदन ने फिर उसे पटक दिया, दांत दांत तोड़ करके उससे बदला ले लिया। इसी तरह से हमारा आज का चैप्टर सेकंड चैप्टर 20 के दांत का टोटल 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं तीसरा चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे नोट कर लीजिए और इसके पहले जो आपको पहला चैप्टर का मिला है, आप पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नोट कॉपी में कर लीजिए।